17 नवंबर सन 2025 को ढाका की ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी है। नहीं, मैं नहीं मानता। नाना चिट्टांग। उनका कसूर क्या है? उनका कसूर है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। 2024 में जो स्टूडेंट अपराइजिंग शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के खिलाफ खड़ी हुई, उनकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कराई गई। अब इस वक्त इस कहानी को लेकर आप जितना इंटरनेट ब्राउज करेंगे आप उतने हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जो कुछ आपको खबरों में बताया जाता है, दिस इज जस्ट अ फसाड। ये कहानी जस्टिस की कहानी नहीं है, ये कहानी पॉलिटिकल वेंडेटा की कहानी नहीं है। ये कहानी उस एक इनकार की है कि जो शेख हसीना वाजिद ने किया एक सुपर पावर को, और उसके बाद दुनिया की कितनी सारी पावर्स अपना हिस्सा बटोरने के लिए मौके पर पहुंच गई। इस वक्त मैं इंडिया के यूट्यूबर्स को देख रहा हूं और लिटरली मुझे हैरानगी हो रही है, क्योंकि बार बार शेख हसीना वाजिद को लेकर 1971 को कोट किया जाता है, 1971 की एट्रोसिटीज। यार इस तरह तो कोई एक्स के रिलेशनशिप में भी नहीं करता कि कहीं कोई दो प्यार करने वाले बांग्लादेश और पाकिस्तान पास क्यों आ रहे हैं, करीब क्यों आ रहे हैं। इनको पुराने वाकयात याद कराओ कि तुम्हारे एक्स ने तुम्हारे साथ क्या किया था। गेट अ लाइफ एंड गेट ओवर इट। इस वक्त सवाल यह नहीं है कि 1971 में क्या हुआ था, सवाल यह है कि वो क्या इनकार था जो शेख हसीना वाजिद ने किया। चाइना इस सारी कहानी से क्या हासिल करना चाह रहा है, इंडिया लूजिंग एंड पर कैसे आ चुका है, और क्यों पाकिस्तान और बांग्लादेश 50 साल के बाद दोबारा एक दूसरे के साथ इस ब्रोमांस के रिलेशनशिप में आ रहे हैं। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। शेख हसीना वाजिद का डाउनफॉल एक दिन में नहीं हुआ, 15 साल लगे। 15 साल शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश पे, ढाका पर हुकूमत की, और इस 15 साल में उनकी पॉलिसी टोटल पिवट कर गई इंडिया की तरफ। इतनी ज्यादा पिवट कर गई कि इस पिवट करने की वजह से 3 स्ट्रेटेजिक गलतियां हैं जो इन्होंने की, जिसकी वजह से इनकी हुकूमत का खात्मा हो गया। पहली जो बड़ी गलती की वो इकोनॉमिक सफोकेशन है। बांग्लादेश ने इतना डिपेंड कर दिया इंडिया के ऊपर कि अपनी इकोनॉमी का ट्रेड बैलेंस तबाह करके रख दिया। बांग्लादेश जितना कुछ इंडिया से इंपोर्ट कर रहा था उतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था। यूं समझ लें कि जितना बांग्लादेश इंडिया को देता था उसका 5 गुना इंपोर्ट करता था। अब ऐसे में इकोनॉमी शफल करेगी जब आपकी इंपोर्ट्स सिर्फ एक मुल्क पर डिपेंडेंट हो जाएंगी और 5 गुना ज्यादा आप इंपोर्ट कर रहे होंगे। इसीलिए आपने ये देखा कि जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे बांग्लादेश के, जो लोकल मर्चेंट्स थे बांग्लादेश के, 2024 की अपराइजिंग में उन्होंने स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया, क्योंकि कारोबार नहीं चलेगा तो मुल्क कैसे चलेगा। दूसरी स्ट्रेटेजिक गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने चाइना का एंगर बर्दाश्त करना कबूल कर लिया। यानी इतना ज्यादा शेख हसीना वाजिद ने इंडिया की तरफ पिवट किया कि चाइना जब अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेकर आया तो चाइना ने यह देखा कि जितने फेवरेबल ट्रेड के रूट्स हैं बे ऑफ बंगाल में, वो तो बांग्लादेश उठाकर इंडिया को दे देता है, और जितनी फाइल्स और प्रोजेक्ट्स चाइना लेकर बांग्लादेश पहुंचता है, या तो वो प्रोजेक्ट्स डिले कर देती है बांग्लादेश की हुकूमत, या फिर उन प्रोजेक्ट्स को ब्लॉक कर देती है। अब सर्टेनली चाइना इज नॉट गोना स्टे साइलेंट कि जब आप उनके इनिशिएटिव को ब्लॉक करेंगे और इंडिया की चीजों को अप्रूव करेंगे। दैट वाज द सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक। तीसरी बड़ी गलती जो हसीना वाजिद ने की, जिसको आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने वेस्ट की रेड लाइन को छेड़ने की कोशिश की। खुद हसीना वाजिद अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि उनकी हुकूमत जाने की ये वजह है। इसको क्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि CIA के अपने ऑफिशियल्स कुछ कहते हैं कि ऐसा था, कुछ कहते हैं ऐसा नहीं था। और वो कहानी है सेंट मार्टिन्स के आइलैंड की। 3 किलोमीटर का ये जो एरिया है ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है जियोपॉलिटिक्स में, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल में मौजूद है और ये चाइना की सप्लाई लाइन को कभी भी रोक सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स इस इलाके में अपनी बेस बनाना चाहता था, एक टेम्पररी पोस्ट क्रिएट करना चाहता था। इस मिलिट्री पोस्ट को उन्होंने रिक्वेस्ट किया 2023 में, और 2023 में हसीना वाजिद ने सेंट मार्टिन के इस आइलैंड को अमेरिका को देने से इनकार कर दिया। और उसकी वजह यह थी कि इंडिया नहीं चाहता कि अमेरिका की कोई भी बेस इस रीजन में बन सके। अब यहां पर एक सवाल आपके जहन में आएगा
सवाल यह है कि अगर इंडिया नहीं चाहता कि बे ऑफ बंगाल में सेंट मार्टिन्स में अमेरिका की बेस बने, तो ऐसे में चाइना क्या चाहता है? भाई चाइना भी नहीं चाहता कि अमेरिका की बेस बने। और जियोपॉलिटिक्स में कई बार ऐसे होता है कि एक पर्टिकुलर मोटिव से, एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव से कई सारे प्लेयर्स को फायदा हो रहा होता है, और जहां पर कई सारे प्लेयर्स आपसे नाराज हो जाएं, तब आपका बका नहीं रहता, आप बाकी नहीं रहते। और यही कहानी हुई, और आपने ये देखा कि 2021 में रैब के नाम पर ह्यूमन राइट्स को इशू बनाते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ने बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शंस लगाई, और 2023 में फिर आपने देखा कि ब्रॉड सैंक्शंस लगाई गई वीजास के ऊपर, और वीजास को रोका गया। और फिर 2023 के अंदर ही सेंट मार्टिन्स आइलैंड की रिक्वेस्ट की गई, जिसको हसीना वाजिद ने रिजेक्ट कर दिया, और फिर अमेरिका ने हर तरह की सपोर्ट बंद कर दी। तो जब सपोर्ट बंद होती है तब क्या होता है? तब प्रोटेस्ट शुरू होते हैं, आर्मी स्टैंड डाउन करती है, और नतीजे में एक कू हो जाता है, और उसके बाद हुकूमत बचती नहीं है। बांग्लादेश के अंदर जो हसीना वाजिद की हुकूमत के साथ हुआ, ये रेवोल्यूशन नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल कंसेंसस है, जहां पर सारे प्लेयर्स चाहते हैं कि इंडिया का हाथ रोका जाए, और जितना बांग्लादेश इंडिया की तरफ पिवट करता है, इस सिलसिले को रोका जाए। अब यहां पर एक सवाल बनता है कि चाइना इस सारी कहानी से क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है? जो इंटरिम लीडर इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद हैं, डॉक्टर यूनुस का पहला काम यही है कि जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रांग होल्ड मिल चुका है इंडिया के साथ, इससे बांग्लादेश को बाहर निकालना है। और उसका जवाब क्या है? मल्टीपोलर अप्रोच पर जाएं, कई लोगों को दोस्त रखें, जो इंडिया के खिलाफ है उसके साथ आप दोस्ती करें, और नतीजतन पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ रही है। और साथ ही साथ आप ये देखते हैं कि चाइना की इंगेजमेंट इस सारे प्रोसेस के अंदर ये है कि चाइना चाहता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के साथ ब्रोमांस में आए, मोहब्बत करें, एक दूसरे के साथ ट्रेड करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि इमीडिएटली चाइना को दो बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला बेनिफिट ये कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फाइनली बांग्लादेश में प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो जाएगा, और चाइना को एक और रास्ता मिल जाएगा, जहां उसके पास यूरोप से भी रास्ता मौजूद है, पाकिस्तान से भी रास्ता मौजूद है, अब बांग्लादेश से भी होगा, क्योंकि थाईलैंड से वो ऑलरेडी रास्ता ले चुका है। और जो स्टेट ऑफ मलाका को ब्लॉक करने के लिए अमेरिका के नेवल केड मौजूद है, कम से कम उसके अल्टरनेटिव पर आपके पास एक बांग्लादेश की ऑप्शन भी होगी। और साथ ही साथ दूसरा बड़ा बेनिफिट यह है कि इंडिया को कभी भी रोकने के लिए, जिसको आप पंजाबी में कहते हैं मक्कू ठप करने के लिए, आपके पास पाकिस्तान भी होगा, आपके पास बांग्लादेश भी होगा, और ये दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन गए। तो चाइना का बड़ा बेनिफिट है इस सारी कहानी में। अब यहां पर आपके जहन में एक सवाल और आएगा, और वो सवाल ये होगा कि चलो एक मिनट के लिए कहानी में मान लेते हैं, हसीना वाजिद की मान लेते हैं कि उनको हटाया गया सेंट मार्टिन्स का आइलैंड ना देने के ऊपर अमेरिका की तरफ से। तो अगर ऐसा हुआ तो इस सारी कहानी के अंदर अमेरिका क्यों खामोश है? फरवरी 2026 में इलेक्शंस होने जा रहे हैं बांग्लादेश में, और इस इलेक्शन में हसीना वाजिद की पार्टी अवामी लीग को तो बैन कर दिया गया है, उनके लोगों को जगह जगह ढूंढ कर उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। अब आपके पास मुकाबले में बचती हैं दो बड़ी पार्टीज, एक बचती है जो कि ऑपोजिशन पार्टी है बीएनपी की, और दूसरी जमाते इस्लामी, जिसे एक जमाने से कर्टेल किया जा रहा था, जिनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए जाते थे, जिन्हें रूथलेसली सप्रेस किया जाता था। फाइनली दे हैव गेन्ड देयर मोमेंटम। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये लगता है कि इस बार जमाते इस्लामी शायद पावर में तो आएगी, लेकिन अगर आएगी तो एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि जमाते इस्लामी को 15 साल की अवामी लीग के इस रूल के बाद ग्रास रूट पर पावर हासिल करने में वक्त लगेगा, और ये वक्त लगाने के लिए और उनको मोमेंटम देने के लिए हसीना वाजिद को दी जाने वाली सजा बहुत बड़ा किरदार अदा करेगी। आप ऑलरेडी देख रहे हैं बांग्लादेश में मिठाई बांटी जा रही है, हर तरफ लोग खुश हैं। दिस इज सर्टेनली गोना गिव अ मोमेंटम टू द पार्टीज हु आर कंटेस्टिंग इन दिस इलेक्शन। अब रही बात अमेरिका की, तो भाई अमेरिका तो हमेशा से खेलता है एक लॉन्ग टर्म गेम। सो इस बनने वाली नई इंटरिम गवर्नमेंट में शायद अमेरिका सेंट मार्टिन्स के आइलैंड को दोबारा हासिल करने की कोशिश करेगा, शायद बे ऑफ बंगाल में
अपने बहरी बेड़े पहुंचाने की कोशिश करेगा या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को किसी न किसी तरीके से रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन एट द सेम टाइम एक चीज जो यूनाइटेड स्टेट्स ने हासिल कर ली है वो वन लेस प्लेयर इन दिस जियोपॉलिटिकल बॉल गेम है और वो इंडिया को आउट करना है, क्योंकि इंडिया इस वक्त एक मुश्किल में फंस चुका है। इट्स राइट नाउ फेसिंग इट्स ओन क्रिएटेड डिलेमा। अगर इंडिया, जिसका ऑलरेडी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है बांग्लादेश के साथ, अगर इंडिया शेख हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश भेज देता है, बांग्लादेश की इस करंट इंटरिम हुकूमत को हैंड ओवर कर देता है, तो इंडिया को तो नुकसान उठाना पड़ेगा। इंडिया के पास बांग्लादेश की कोई फ्यूचर की गवर्नमेंट इन वेटिंग नहीं होगी, कोई पॉलिटिकल पावर नहीं होगी। इस सारी कहानी में इंडिया इज एट द लूजिंग एंड, क्योंकि इंडिया का ऑलरेडी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है बांग्लादेश के साथ। यानी आपके मुजरिम हमारे यहां गिरफ्तार होंगे तो हम भेजेंगे, हमारे मुजरिम आपके यहां जाएंगे, गिरफ्तार होंगे आप भेजेंगे। ये दोनों के बीच में ये ट्रीटीज मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर इंडिया हसीना वाजिद को हैंड ओवर कर देता है इस इंटरिम गवर्नमेंट के, तो इंटरिम गवर्नमेंट से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। इतने स्ट्रेटेजिक एलाय होने के बावजूद भी कोई अच्छी नजरों से तो देखा जाएगा नहीं। और इंडिया शेख हसीना वाजिद को हैंड ओवर करने के बाद गवर्नमेंट इन वेटिंग हसीना वाजिद की शक्ल में अपने हाथ से खो देगा और कल को कोई ट्रेटर, कोई गद्दार बनने के लिए तैयार ही नहीं होगा। सो इंडिया को तो नुकसान है वापस करने का। और अगर इंडिया अपने पास होस्ट करता है, जैसे कि इंडिया ने ऑलरेडी कर रखा है दिल्ली के अंदर मौजूद सेफ हाउस में, तो उसमें नुकसान यह है कि आपने करोड़ों की तादाद में बंगालियों को नाराज कर दिया। बांग्लादेश के लोग अब आपको यह कंसिडर करेंगे कि आप मास मर्डरर्स को प्रोटेक्शन देते हैं, उनकी एक सेफ हेवन है, तो आपका चेहरा दुनिया के सामने मजीद एक्सपोज होकर आ जाएगा। और वैसे भी कुछ इसी किस्म का चेहरा ऑलरेडी इंडिया का है। सो अमेरिका को तो सूट करता है कि सारी जियोपॉलिटिकल गेम में एटलीस्ट एक प्लेयर तो कम हो गया। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान को डिफेंस में, बिजनेस में, इकोनॉमी में बांग्लादेश के साथ दोस्ती करने में बड़े फायदे हैं और ये दोस्ती ऑलरेडी हो रही है। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि फ्लाइट्स रिज्यूम हो चुकी हैं, वीजा फ्री करने की बातें की जा रही हैं। PNSF ने चट्टग्राम में डॉक कर लिया है। दोनों मुल्कों के आर्मी चीफ इस्लामाबाद में मिल रहे हैं। JF-17 थंडर खरीदने की बातें हो रही हैं। देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। लेकिन एक गलती है जो पाकिस्तान कर रहा है, और वो कर ये रहा है कि अपनी बिजनेस कम्युनिटी को बांग्लादेश में ओपन होने वाली इतनी बड़ी मार्केट का पोटेंशियल सही से दिखा नहीं रहा। जो बिजनेस इंडिया ने बांग्लादेश के साथ किया, आज पाकिस्तान के पास ये मौका है कि इसको यूटिलाइज कर सकता है, बट वी आर प्रोबेबली नॉट दैट विजिबल, और हम इतना ज्यादा ये बिजनेस कम्युनिटी को दिखाने को तैयार नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है, इसको एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। दूसरी तरफ है इंडिया, जिसके पास मौजूद हसीना वाजिद एक पॉलिटिकल लाइबिलिटी बन चुकी है, एक डिप्लोमेटिक हेडेक है और एक लेगेसी है एंटी इंडिया सेंटिमेंट की, जो बांग्लादेश की आवाम कभी भूलेगी नहीं। इंडिया ने इस इलाके में अपने आप को बदमाश साबित करने के लिए कितनी कोशिशें की। आज जानबूझकर यूट्यूबर्स को पुश किया जा रहा है कि 1971 की एट्रॉसिटीज याद कराओ। कहानी गुजर चुकी है, 50 साल गुजर गए हैं, नई पौध आगे आ चुकी है और नए दौर में नए तरीके से नई मोहब्बतें इस्टैब्लिश हो रही हैं। द ओनली थिंग आई कैन से अबाउट इंडिया राइट नाउ इज के उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया।